हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन यूपीपीएससी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, अब आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज डाल रखे हैं यूपीपीएससी प्री 2018 के लिए, तो आप जाके वो देख सकते हैं। साथ में इस जो करंट अफेयर हमारा जुलाई का इस कोर्स इस वीडियो में हम लोग जो है वो करने वाले हैं। तो इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। इस वीडियो में हम लोग जुलाई के करंट अफेयर देखेंगे। साथ में इससे पहले मैं अगस्त की जो मैगजीन आती है दृष्टि की, वो उसको कवर कर चुका हूँ, आप जाके वहाँ से वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा जिसमें हम दिसंबर से लेके अब तक के जितने भी करंट अफेयर्स हो की जो वीडियो मैंने बना रखी हैं और जो मैं आगे बनाऊंगा वो सारी की सारी मिल जाएंगी आपको। तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, जो बना रखी हैं पहले की, जिन लोगों ने नहीं वॉच की हैं वो वीडियोज़, आप जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 15वां जो वित्त आयोग बना है हमारा, वो बना है, उसका जो ड्यूरेशन होगा दोस्तों वो होगा 2020 से लेके 2025 तक का। ठीक है, तो जो 14वां चल रहा है वो 2020 को ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए उससे पहले ही इसका गठन जो है वो किया जाता है। तो 15वां वित्त आयोग एन के सिंह जो है वो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं और इसमें 4 सदस्य हैं, टोटल संख्या हो गई 5। ठीक है, तो 5 बनते हैं इसमें। अब यहाँ पर मुद्दा कैसे उभर के आया है सामने, ये अपनी जो सिफारिशें देंगे वो 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी। इसमें दिक्कत ये है क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अभी ये चेंजेस ये किया गया है कि जब 14वां वित्त आयोग का गठन हुआ था तो उसमें जनगणना का जो आधार दोस्तों लिया था वो लिया था 1971 का। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो जनगणना का आधार जो लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है 2011 से। तो जो साउथ के जो जितने भी हमारे स्टेट हैं वो इस चीज़ से नाराज़ हैं, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया है कि हम लोगों ने मेहनत की है, एजुकेशन हम लोगों ने सबसे पहले और ज़्यादा पा रखी है, उसके बाद में हमने क्या किया है कि परिवार नियोजन, ठीक है, हमने सबसे ज़्यादा किया। यानी कि अपनी जो जनसंख्या है उसको लिमिट में रखा, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। हम दो और हमारे दो वाला जो कॉन्सेप्ट है उनका चला, लेकिन ऐसा नॉर्थ की किसी स्टेट ने नहीं किया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि उनको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। तो इसलिए कि जो वित्त का जो विभाजन होगा तो उसमें साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं वो थोड़ा पिछड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है। ठीक है, तो ये उनका विरोध है कि इसको 2011 से क्यों किया जा रहा है। अब ये चीज़ आज बदलाव हो या कल हो, एक दिन तो 2011 की जनगणना लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से कोई गलत नहीं है। ऐसे ही जब परिसीमन आयोग की बात आती है, फिर भी साउथ इंडियन की जो साउथ के जो स्टेट्स हैं वो इस चीज़ से नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से क्या है, जैसे आज पार्लियामेंट में जो पावर है यूपी का एक अकेला जो है वो 80 लोगों को वहाँ भेज देता है, वही अकेले जो है जिस तरफ एक पार्टी झुक जाती है वो प्रधानमंत्री देश का वहाँ से बन जाता है। आने वाले परिसीमन आयोग जो कि 2026 के बाद में जो फिर से जो है एक बार से क्षेत्रों में बदलाव हो गया, संख्या बढ़ेगी, तो अमूमन अभी से जो अब पता लगाया जाता है कि यूपी में जो उस टाइम जो सांसदों की जो संख्या होनी जाएगी वो हो जाएगी 95 समथिंग, 95 टू 100 हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से पूरा मतलब 100 सीट तो एक जगह से ही आ जाएंगी। तो इसलिए ये दो विवाद जो रहते हैं वो कभी भी आपको लिखने आए तो सबसे बड़ा अभी जो विवाद हाल ही में चला वो ये वित्त आयोग से संबंधित है। ये परिसीमन आयोग पे भी चलता रहता है जब भी इलेक्शन होने की बात आती है तब। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, निवेश की सीमा 7.5 लाख से जो है 15 लाख जो है वो कर दी गई है, और समय जो है इसका 2018 में क्योंकि अंत हो रहा था तो इसको 2020 तक अब कर दिया। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा के 2020 तक कर दिया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। पुरानी योजना है, ऐसा नहीं अभी, लेकिन ये बदलाव जो किया है 7.5 लाख से 15 लाख, और 2018 से इसको बढ़ा के टाइम इसका 2020 कर दिया, ये अभी नई बात है। इससे पुराना जब इसकी स्टार्टिंग की गई थी तो 60 साल या 60 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक पेंशन बीमा योजना है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्यय वंदना योजना किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है, बाकी है तो ये बड़े पेंशन से संबंधित है, और ये जो है वो LIC के अंडर में है। ठीक है, LIC ही इसको जो है कर रहा है, कोई और जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो इसका नहीं किया जा रहा। 10 साल के लिए 8% प्रति वर्ष मासिक देय की से जो है इसमें ब्याज प्राप्त होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है व्यय वंदना योजना पे। अब देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसको अभी क्यों ये हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि ये तो बहुत पहले से बना हुआ है। तो संथानम कमेटी बनी थी 1964 में, उसके द्वारा जो है इसका गठन किया गया। सांविधिक दर्जा जो है इसको दिया गया 2003। ठीक है, 2003 में इसको सांविधिक दर्जा दिया गया।
गठन किस तरह से है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे मैक्सिमम जो हमारी जो कमीशन बने हुए हैं, जैसे यूपीएससी का चेयरमैन 6 साल के लिए बनता है, ठीक है, ये भी एक अपने आप में अलग चीज़ है। उसी तरह से मैक्सिमम के 5 साल होते हैं, लेकिन केंद्रीय जो सतर्कता आयोग होता है उसका जो हेड होता है, उसका जो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष जो भी होता है, उसका जो टाइम पीरियड है वो 4 साल का है सिर्फ। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे अलग है। इसमें 4 साल का बहुत कम होता है। जैसे आप देखेंगे जो एससी एसटी के हमारे जो कमीशंस होते हैं उनके सिर्फ 3 साल होते हैं, और इसी तरह इनका जो हेड होगा वो 4 साल की बनता है। 65 साल जो भी पहले ही हो जाए, ये पूरी हो जाए, हट जाता है। नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। सलाह से किसकी? प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, और विपक्ष का जो नेता हो उसकी सहायता से। इसको कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं? दीवानी जो शक्तियां हैं वो इसको प्राप्त होती हैं। काम क्या है इनका? काम है वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देना, और राष्ट्रपति इसको संसद में रखता है। अब ये इंपॉर्टेंट में इसलिए कि अब ये क्यों हाईलाइट में आया। देखिए इससे पहले क्या हुआ, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बताया कि हमने पीएनबी को भी बोला था और बाकी बैंक्स को भी बोला था कि हमें कुछ गड़बड़ियां मिल रही हैं, आप जो है अपने अधिकारियों पर जो है लगाम कसिए, ठीक है, उनके खिलाफ जांच बिठाइए। लेकिन किसी ने इनकी बात को सीरियसली नहीं लिया, और इसी वजह से हुआ जो पीएनबी में जो नीरव मोदी का जो घोटाला हुआ वो बाद में सामने आया। तो इन्होंने यहाँ पर शिकायत की है, पार्लियामेंट में भी इन्होंने जो एक जो है कमेटी बनाने का कहा है कि हमें या तो आप पावर दीजिए कि इस काम को हम इफेक्टिवली कर सकें, ठीक है, क्योंकि लोग हमारी बातों को ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास में इनको काफ़ी पावर जो है वो मिला हुआ है, ठीक है, इनकी बात को इतनी आसानी से काटा नहीं जा सकता। तो इस तरह से ये मामला जो है थोड़ा हाईलाइट रहा, तो इनके बारे में जो है वो पूछा जा सकता है। अगला है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, ठीक है, ये 2005 में तो आया, लेकिन प्रभावी कब से हुआ? 26 अक्टूबर 2006 से। यूपी पीसीएस में मैं देख रहा हूँ कई बार ऐसा हो रहा है कि अब वो पूछता है कि कब से इफेक्टिव हुआ, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी आ सकता है। तो ये 26 अक्टूबर 2006 से जो है वो प्रभावी हुआ, जबकि आया था 2005 में। जनरली यही हमको याद रहता है। राजस्थान हाईकोर्ट जो है उसने एक डिसीजन दिया था, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी समर्थन किया। डिसीजन क्या है कि हिंसा के जो घरेलू हिंसा होगी उसका दायरा क्या होगा। घरेलू हिंसा के तहत में अगर कोई फीमेल जो है वो मैरिज है, तब तो आता ही है घरेलू हिंसा। अगर उसका डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, वो अपने हस्बैंड से अलग रहती है, तब भी ये उस पर लागू होगा, ठीक है, क्योंकि बाद में भी हो सकता है वो फ़ोन करके उसको परेशान करे, उसको घर वालों को टॉर्चर करता हो। तो इन सारी चीज़ों साथ में माँ, बहन, अन्य जो अन्य रिलेटिव्स होंगे, और जो है संपत्ति ना देना, मतलब एक तरह से मान लीजिए अगर जो फीमेल का जो हक बनता है उसको ना देना, तो वो सब जो है वो घरेलू हिंसा में डाल दिया गया है, ठीक है। अब एक चीज़ और भी है, एक इंपॉर्टेंट है कि घरेलू हिंसा में अब तक क्या समझा जाता है? घरेलू हिंसा मतलब वाइफ, ठीक है, एक यही समझा, हस्बैंड वाइफ के बीच का ही हो। लेकिन इसको अब माँ पे, बहन पे, सब जो रिलेटिव्स हैं उन पर भी जो है वो उस चीज़ को लागू कर दिया गया है कि ये भी जो है दायरे, तो यानी कि इसका एक तरह से दायरा जो है वो बढ़ा दिया। राजेश बिंदल समिति बनी है अभी, बाल संरक्षण से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण विधेयक जो है 2016 जो है आया उस पर। और हेग कन्वेंशन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बाल अपहरण पे जो संबंधित है, ठीक है, हेग कन्वेंशन जो है बाल अपहरण से संबंधित है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जिसकी अभी 23वीं बैठक जो है वो गांधीनगर में हुई है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये। हरित क्रांति कृषिोन्नति योजना 2019 और 2020 तक जो है वो इसको मंजूरी मिल गई है। अब इंपॉर्टेंट है, इसमें कितनी योजना आती हैं? इसमें आती हैं 11 योजना। इसीलिए इसको कृषि क्षेत्र की एक अम्ब्रेला योजना बोलते हैं। अम्ब्रेला योजना मतलब एक ऐसी योजना जिसके अंदर बहुत सारी योजनाएं हमें समाहित हों, ठीक है, तो इसका एक बढ़ा दिया है कार्य। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि आ सकता है कि भाई इसमें से कौन सी कितनी योजनाएं शामिल हैं, तो यार कि 11 योजनाएं शामिल हैं। कौन कौन सी हैं, तो उनको एक लिस्ट हम देख लेते हैं। देखिए बागवानी, ये सारी योजनाएं हैं, ठीक है, तो बागवानी, तिलहन, सतत कृषि, कृषि विस्तार, बीज एवं पौधरोपण, और उसके साथ में कृषि मशीनीकरण, पौध संरक्षण, कृषि गणना, कृषि सहयोग, कृषि विपणन, और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है वो 11 योजनाओं में शामिल है। एमएसपी, एमएसपी कितनी फसलों पे दिया जाता है, ये क्वेश्चन बनता रहता है लगातार। देखिए 24 फसल पे एमएसपी दिया जाता है सीएसीपी द्वारा। 1965 में सीएसीपी के जो है गठन हुआ था। एफआरपी, एफआरपी किस पे देता है? गन्ने पर। और कौन देता है? आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति होती है, कैबिनेट कमेटी जो होती है प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, तो वो जो हेड होते हैं जिनके वो एफआरपी डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से संख्या 25। लेकिन एफआरपी को एमएसपी के अंदर में काउंट नहीं किया जाता, तो एमएसपी 24 पे दिया जाता है, एफआरपी 1 पे दिया जाता है जो है गन्ना, ठीक है। अभी जूट पर जो है इसको दिया गया है, तो ये दिया गया है 3700 रुपये प्रति क्विंटल 2018-19 के लिए। आजीविका कौशल विकास मेला,
ये भुवनेश्वर में हुआ और कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय ने जो है इसका आयोजन किया था। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति IMFC जिसको बोला जाता है, इसकी 37वीं बैठक जो है वो वॉशिंगटन में हुई है। हमारे जो RBI के गवर्नर हैं उर्जित पटेल, उन्होंने जो है इसमें भाग लिया। RBI के जो गवर्नर हैं, साथ में ये इंपॉर्टेंट है कि IMFC की जो बैठक है वो साल में 2 बार होती है। तो अभी जो बैठक हुई है वो वॉशिंगटन में हुई है, अगली जो बैठक हुई बाली इंडोनेशिया में होगी। इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो IMF के 189 मेंबर्स हैं, वो उनमें से जो है इनमें से लोगों को जो है वो चुना जाता है। तो 24 सदस्य इस हाल ही में हैं, भारत भी इसका जो है मेंबर है। और IMFC का कार्य क्या होता है वो देख लेते हैं। अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान तथा IMF को उसके बाद में रिपोर्ट देना। ठीक है, तो ये जो 24 मेंबर हैं ये IMF के सदस्य हैं ऑलरेडी, इनमें से ही 24 लोगों को चुना गया है, जिसमें इंडिया भी है। और पार्टिसिपेट किया हमारे गवर्नर ने किया था। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि कौन पार्टिसिपेट करने गया, हमारे जो वित्त मंत्री गए या कोई और जो हमारे जो व्यापार मंत्रालय के संबंधित हैं वो गए थे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, तो RBI के गवर्नर जो है इसमें वही भाग लेते हैं इसमें। अगला है WTO के बारे में जानते हैं, इनका पूरा इतिहास। तो देखिए, गेट से स्टार्टिंग हुई थी 30 अक्टूबर 1947 को। 23 देश उस टाइम उसके सदस्य थे ये, और इसने काम जो अपना शुरू किया था वो शुरू किया था 1 जनवरी 1948 से। तो याद रखिए, गेट ने जो अपना काम शुरू किया वो 1948 से शुरू किया है। उरुग्वे दौर की वार्ता किससे संबंधित है ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिए ये जो है वो संबंधित है गेट से। उसके बाद में उस टाइम जो है उरुग्वे दौर जब चल रहा था तो महानिदेशक थे आर्थर डंकल। आर्थर डंकल जो है वो उन्होंने एक मसौदा पेश किया जिसको आर्थर डंकल मसौदा जो है वो बोला जाता है, और उसके अंदर पेश किया गया मराकेश समझौता। मराकेश समझौता जो हुआ था 1994 में हुआ था, और मराकेश समझौता के बाद में जो है निर्माण हुआ WTO का। तो अब पूछा जाए कि WTO का निर्माण कैसे हुआ, मराकेश समझौते से। और ये जब काम कब से स्टार्ट किया उसने, 1 जनवरी 1995 से। तो इंपॉर्टेंट है। अब बहुत क्लोजर इसमें ऑप्शन आता है, 1994 दे देगा, 1995, 96 और 97। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है कि 95 इंपॉर्टेंट है। 1995 में WTO 1 जनवरी 1995 से अपना काम शुरू किया था। एक और फैक्ट है, WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है वो यूएनएस से संबंध नहीं है। ये यूएनएस से एक स्वतंत्र संस्था है, यूएनएस से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कभी ऑप्शन आ जाए कि उनकी संस्था है तो ऐसा उसको कर दीजिए आप। बहुक्षेत्रीय विकास बहुप्रक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, नया नाम इसका बदल के अब कर दिया गया है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। किससे संबंधित है, अल्पसंख्यकों से संबंधित है। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए 2008 और 9 से अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, एक तरह से मान लीजिए कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको प्रदान करने के लिए 196 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी। चेंजेस अब क्या कर दिए गए हैं, अब जिले कर दिए गए हैं बढ़ा के 308। एक इंपॉर्टेंट बात और है, पहले क्या होता था कि ये जिलों की संख्या कम क्यों थी, इन्होंने क्या किया था कि 50% जहां अल्पसंख्यक संख्या है सिर्फ उन्हीं जगह को जो है वो बहुप्रक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अब इसका बदलाव करके क्या कर दिया है, सिर्फ 25% भी जनसंख्या अगर कहीं पे है अल्पसंख्यक तो वहां के क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया। इसीलिए देखेंगे आप संख्या जो है इनकी बढ़ के 308 हो गई है। तो अब 308 में संख्या बढ़ा दी गई है, मूल सुविधाओं इनको जो है वो प्राप्त कराना है। और सुविधाओं में भी 2-4 चीज़ों को, जैसे उन्होंने कहा एजुकेशन को, हेल्थ को और रोजगार को सबसे ज़्यादा जो है वो वरीयता दी है कि ये काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनके लिए होने चाहिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। अगला है ईरान न्यूक्लियर डील। 2015 में ये डील हुई थी। P5+1 जो है इसको बोला गया था, जिसमें जो हमारे स्थायी सदस्य हैं USA, चाइना, फ्रांस, UK और रशिया, साथ में जर्मनी और यूक्रेन यूनियन। ठीक है, तो ये सारे के सारे मिलकर जो है वो कराए थे। अब ये न्यूज़ में क्यों आई है, क्योंकि USA अब इससे बाहर हो गया है। मैक्सिमम जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं USA सबसे बाहर हो जाए, चाहे पेरिस हो गया, अब मानवाधिकार आयोग जो है उससे भी अलग हो गया, उसके बाद में उससे पहले यूनेस्को से अलग हो गया था, अब ईरान डील से भी अलग हो गया है। तो ये सारी जो बहुत सी ऐसी संस्थाएं जिसने लगातार जो है ट्रंप के आने के बाद USA बाहर हो गया, फिलहाल अभी न्यूक्लियर डील से ये बाहर हो गया है। इस्लामी सहयोग संगठन इंपॉर्टेंट क्यों है, इस्लामी सहयोग संगठन, इसकी जो बैठक अभी हुई है इस्तांबुल में, इस्तांबुल का तुर्की की राजधानी, और यहाँ पर इन्होंने क्या है कि भाई यरूशलेम को इजराइल की जो राजधानी बना दी है। अब कई जो देश हैं वहाँ पर उन्होंने अपना दूतावास भी खोल दिया है। तो इस बात पे लेके इन्होंने बैठक की है कि भाई यरूशलेम को राजधानी कैसे बना दिया, और ये सारे इस्लामिक स्टेट हैं। ठीक है, तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका जेद्दा सऊदी अरब में है। 57 सदस्य इसमें हैं इसके जो है इस टाइम। तो ये जो है बैठक इसलिए हुई थी। तो इंपॉर्टेंट है, इस्लामी सहयोग संगठन की बैठक कहाँ हुई, ये आपसे पूछा सकता है। अगला है नाटो।
वॉशिंगटन संधि हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है। अभी जो है पहला लैटिन अमेरिकन जो कंट्री है वो इसका मेंबर बना है, इसका नाम है कोलंबिया। तो इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए, इसकी संख्या जो है नाटो के मेंबर्स की वो है इस टाइम 29। अगला है भारत नीदरलैंड। तो प्रधानमंत्री नीदरलैंड के इंडिया आए थे, मार्क रूट उनका नाम है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर जो है उन्होंने समझौ अभी हस्ताक्षर किया है। अब जाके इसकी संख्या हो गई 64। तो 64 मेंबर जो हैं वो साइन कर चुके हैं अब तक इस पे। और एक इंपॉर्टेंट और है कि नीदरलैंड ने अपना वाणिज्यिक दूतावास जो है वो बेंगलुरु में खोला है। मैक्सिमम जो कंट्रीज होती हैं अपने वाणिज्यिक दूतावास चेन्नई या बेंगलुरु में ही खोलती हैं। तो कभी अगर और भी याद ना हो आपको तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो बेंगलुरु में जो इन्होंने हाल ही में खोला है। भारत नेपाल के बीच में इंपॉर्टेंट क्या है, जनकपुर जो कि है नेपाल में से अयोध्या तक जो है वो सीधी बस सेवा जो है उसकी स्टार्टिंग की है। निपा वायरस इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ क्या। तो देखिए इसके सबसे ज़्यादा जो केसेस मिले हैं वो कोंजीकोड जिला है केरल का, वहाँ से इसकी प्राप्ति हुई है। पशु और मनुष्य दोनों के लिए जानलेवा है, दोनों इससे इफेक्टेड हो सकते हैं। कैसे फैलता है, फल खाने वाला जो चमगादड़ है वो पशु और मनुष्य दोनों में जो है इसको फैला सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी चमगादड़ ने, फल खाने वाले चमगादड़ ने अगर उसको खाया है, उसको कोई इंसान भी खाता है, उसको कोई पशु भी खाता है, तब भी वो जो है उससे इफेक्टेड हो जाएगा। अगली एक बात इंपॉर्टेंट है कि वायु से संक्रमण नहीं फैलता इसका, ये अच्छी बात है, ठीक है। जैसे आप स्वाइन फ्लू वगैरह में देखेंगे तो वहाँ हो जाता था मामला गड़बड़, तो यहाँ पर जो है वो नहीं फैलता ये इस तरह से। अब देखेंगे 1998 1999 में यहाँ पर मलेशिया का एक गांव था जिसका नाम था निपाह। तो ये निपाह गांव जो था इसी पे इसको निफा वायरस जो है वो बोला गया है। तो वैसे मलेशिया और सिंगापुर दोनों कंट्री, लेकिन मलेशिया को आप याद अच्छे से रखें। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ये बना था पेरिस में, अभी भी पेरिस में ही है। 1924 में इसकी स्थापना हुई। जबकि इंसानों की जो सुरक्षा है उसकी लोगों को याद बहुत लेट आई, और वो आई 1948 में। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो WHO की जो हमारा है वो 1948 में बना और जेनेवा बना। जबकि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन जो है वो पेरिस में है और वो बन गया था 1924 में ही, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सेंटिनल-3B सैटेलाइट। ये पूछा सकता है कि ये सैटेलाइट कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी का है, तो यूरोपियन यूनियन का है, ये इंपॉर्टेंट है। कार्य क्या है इसका, पृथ्वी के महासागरों की निगरानी करना और पृथ्वी का अवलोकन जो भी है, ये दोनों में से आ सकता है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। शेपर्ड रॉकेट अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी जिसका नाम है ब्लू ओरिजन द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कार्य क्या है इसका, यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, अंतरिक्ष की सैर कराना एक तरह से। अब शेपर्ड रॉकेट किस एजेंसी ने भेजा, ये भी आ सकता है, तो ब्लू ओरिजन आ सकता है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ब्लू ओरिजन जो कंपनी है वो किसकी कंपनी है, तो हमारे जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हाल ही के, और कौन है, अमेजन के संस्थापक। मतलब यूएस में इतनी इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि उन्होंने खुद की अपनी एरोस्पेस कंपनी खोल रखी है, ठीक है। अब ये तुम्हारे एक तो ये हैं जेफ बेजोस, और एक सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, वैसे नाम याद रखना चाहिए उनका। तो वो दो ऐसी स्पेस एजेंसी हैं जो दुनिया में नाम कर रही। नासा से भी एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश में है। ये अंतरिक्ष में लोगों का सैर सपाटा कराने के लिए और अपना एक तरह से अंतरिक्ष टैक्सी खोलने के चक्कर में ये दोनों कंपनियां जो है वे मेहनत कर रही हैं, ठीक है। तो जो शेपर्ड रॉकेट है किस कंपनी का है, ब्लू ओरिजन का है। और इस ब्लू ओरिजन किसकी कंपनी है, जेफ बेजोस की, जो अमेजन के संस्थापक हैं। अगला है अटल न्यू इंडिया चैलेंज। नीति आयोग के अटल इनोवेशन के तहत जो है वो इसकी स्टार्टिंग की गई है। देश के 5 मंत्रालय जो है इसमें है। अब है क्या, इन लोगों को क्या है कि ये मंत्रालय एक दूसरे से जद्दोजहद करेंगे आगे निकलने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अटल जो हमारा अटल इनोवेशन जो चल रहा है उसमें 17 क्षेत्र हैं, और इन 17 क्षेत्रों में कार्य करना होगा, ठीक है। 17 क्षेत्रों में से किसी भी कार्य में, और इनके बीच में जो है वो लड़ाई करा दी है। तो इसमें कौन कौन शामिल है, सड़क परिवहन व राज मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, जल संसाधन विकास मंत्रालय, और साथ में नदी विकास और गंगा का कायाकल्प, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो मंत्रालय हैं इनको जो है वो अटल न्यू इंडिया चैलेंज में झोंक दिया गया है। अगला है गीगा, ठीक है, सॉरी गाया। तो गाया जो है वो, गाया मिशन किससे संबंधित है, पहले तो ये भी आ सकता है। उसके बाद में गाया का इंपॉर्टेंस ये है कि गाया मिशन की स्टार्टिंग किसने की, वो की है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने।
और ये संबंधित है आकाशगंगा की संरचना से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2013 में जो है इसको लॉन्च किया गया। अभी शायद इसने कुछ वहाँ पर फुटेज वगैरह या किसी तारे की खोज वगैरह के बारे में बताया है। तो गाया मिशन के बारे में जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। अगला है जैव विविधता दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस जो है वो मनाया जाता है। सेलिब्रेटिंग 25 ईयर ऑफ एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी, ये इसकी थीम थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थीम जो है वो पूछी जा सकती है, तो आपको इसको याद रखना है। जैव विविधता शब्द का जो है प्रयोग किया था रेमंड एफ दसमान ने। सावेन के बारे में देख लेते हैं, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क, ठीक है। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कलकत्ता में इसकी चौथी बैठक हुई है। स्थापना कब हुई? 2011 में। कहाँ पर हुई? भूटान में। सचिवालय कहाँ है? काठमांडू में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। साथ में मेंबर कौन है? जो सार्क मेंबर हैं वो सारे के सारे इसके मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं इसके। अगला है बेसिक। बेसिक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2009 में। कहाँ इसकी बैठक हुई है हाल ही में? वो हुई है डरबन में। सदस्य कौन है? ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, भारत है और चीन है। यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं इस टाइम, वो गए थे और उन्होंने ग्रीन गुड डीड कार्यक्रम की जो है वहाँ पर बारे में उसको बताया जो भारत में चल रहा है। एक्चुअली ये बेसिकली तरह से एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसमें काफ़ी लोगों को जो है सामाजिक लोगों को ऐड किया गया, इसलिए बड़ा तारीफ हो रही है इनकी। तो ग्रीन डीड कार्यक्रम किसका है और किससे संबंधित है ये भी पूछा सकता है। साथ में कोप 24 होने वाला है 2018 का केटो 22 पोलैंड में। पीस मिशन 2018, पीस मिशन किससे संबंधित है ये भी पूछा सकता है। तो देखिए एससीओ के जो रक्षा मंत्री हैं उनकी बैठक हुई है बीजिंग में, और यहाँ पर जो है एक दो संस्थाएं हैं इसकी, एक तो जो है काम करती काउंटर टेररिज्म के लिए और दूसरा जो है वो एससीओ तो है ही। तो काउंटर टेररिज्म सैन्य अभ्यास जो है वो रूस में हो रहा है। अब इसकी इंपॉर्टेंट क्या है कि रूस में हो रहा है, एससीओ के जितने मेंबर है वो उसमें भाग लेंगे। अब इंडिया भी मेंबर बन गया है, पाकिस्तान भी मेंबर बन गया है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी ऐसे जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत कर रहा है पाकिस्तान के साथ में। तो ये काउंटर टेररिज्म सैन्य अभ्यास जो है भारत पाकिस्तान की जो सेना है वो, और साथ में बाकी एससीओ के जो मेंबर हैं वो सारे एक साथ जो है वो रसिया में कर रहे हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को बीजापुर छत्तीसगढ़ से योजना की शुरुआत हुई, और मूल्य संवर्धन के द्वारा जनजातीय लोगों की आय में वृद्धि करना। अब इसमें देखिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो जनजातीय मंत्रालय इसमें शामिल है, और दूसरा है ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या करता है? जो वहाँ पर जो मार्केटिंग के लिए जो मेन होता है, ठीक है, ट्राइबल एरियाज में, तो 1987 में इसका गठन हुआ, ठीक है। तो ये सारी की चीज़ें जो हैं दोनों मिलके, जनजातीय मामले और ट्राइफेड दोनों मिलके कर रहे हैं। ट्राइफेड का काम क्या है? ट्राइफेड का काम है लोगों को जो है वहाँ पर काम बताना, ठीक है, काम को किस तरह से किया जाए, मतलब कौशल विकास करना एक तरह से उनका। और फंडिंग कौन लाएगा? फंडिंग लाएगा जनजातीय विकास मंत्रालय। तो यहाँ पर दोनों जो है ये दोनों मिलके जो है इस काम को करेंगे, ठीक है। तो इसका डेट भी इंपॉर्टेंट है, ट्राइफेड के बारे में भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज एमपी के रामनगर गांव से, जो मंडल जिले में है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जिसकी शुरुआत की गई। और इसमें केंद्र राज्यों के बीच का बंटवारा क्या है? 60% केंद्र देगा, 40% जो है वो राज्य देगा। उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनमें जो है 90% केंद्र देगा और 10% ही इसमें राज्य देंगे। उन्नत भारत अभियान 2.0 ये पूरा नाम है इसका। 25 अप्रैल 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो है इसकी शुरुआत की। कार्य क्या है इसका? तकनीक की सहायता से ग्रामीण समुदाय का विकास तथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों को शामिल करके एक समावेशी भारत का निर्माण करना। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, ये जो है वो भोपाल में इसको स्थापित किया जा रहा है, और इस तरह का जो है वो पहला है, मतलब इस तरह पहले नहीं खोला गया। तो यहाँ पर इसकी मंजूरी अभी जो है वो मिल गई है, ठीक है। तो भोपाल में ये खोला जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा सकता है। राष्ट्रीय पोषण अभियान, ये तो पुराना है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्यों इसको अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ है कि $200 मिलियन का जो है ऋण पास हो गया है वर्ल्ड बैंक से इसके लिए, ठीक है। तो ये अभी की न्यूज़ है। बाकी इसके बारे में देखें तो ये 60% केंद्र और 40% राज्य के खर्च पे कार्य करेगा। उत्तर पूर्व में ये 90-10 का रेशो है, और 315 जिले हैं भारत के जहाँ पे इसको चलाया जाएगा। स्टार्टिंग कब हुई थी? 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान का एक जिला है, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग की गई। टारगेट्स क्या है? ये $200 मिलियन हमने क्यों लिए हैं? $200 मिलियन से हम लोग क्या करेंगे कि बौनापन में कमी लाएंगे 2%, अल्पोषण में कमी लाएंगे 2%, रक्तलाभता में 3%, और अल्प वजनी जहाँ बच्चों की जो कम वजन है उनमें, तो वो भी हमको बढ़ाना है 2% तक, ठीक है। तो इनमें सब में कमी लाना है, यानी कि इनको सबको जो है वो बढ़ावा देना। वन स्टॉप सेंटर, महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई। हरियाणा
हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, यूपी में 100 अतिरिक्त वन स्टॉपों को जो है मंजूरी, और 1 अप्रैल 2015 से ये लागू है और अभी तक 182 सेंटर जो है इसके स्थापित किए जा सके। देश का पहला जो वो खोला गया था वन स्टॉप सेंटर वो कहलाता है रायपुर, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। खेल के बारे में जानें तो अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स या जो फार्मूला रेस है वो, और अजरबैजान हो या स्पेनिश हो, दोनों को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ब्रिटिश खिलाड़ी हैं लुइस हैमिल्टन। आईपीएल के बारे में जानें तो सीएसके वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच में जो है फाइनल हुआ था। ऑरेंज कैप किम विलियमसन ने जीती, पर्पल कैप जो है एंड्रयू टॉय के हाथ में है, और जो फेयर प्ले था वो मुंबई इंडियंस ने जीता है। यूएफए कप जो है वो रियल मैड्रिड ने जीता, और रोम कप राफेल नडाल ने, और मैड्रिड ओपन जो है अलेक्जेंडर जेवरेज ने जीता है, जो जर्मनी के खिलाड़ी हैं। अगला है टॉम वोल्फ। टॉम वोल्फ का निधन हो गया, यूएसए के हैं ये, और इनको जो है न्यू जर्नलिज्म का जो है वो जनक जो है वो माना जाता है। तो ये पूछा सकता है कि न्यू जर्नलिज्म का जनक जो है वो किसको कहा जाता है, ये पूछा सकता है। अगला है नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के साथ में, जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी मूवी की है, आपको याद होगा। शिवांगी पाठक 16 वर्ष की हैं और अब तक की भारत की सबसे कम उम्र की जो है लड़की है जिसने एवरेस्ट को फतह किया है। हिसार या हरियाणा की ये रहने वाली हैं। नीमा जांगमू शेरपा विश्व की 3 ऊंची पहाड़ी फतह करने वाली नेपाल की महिला हैं, और ये ऐसा करने वाली पहली महिला है। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2018 अरुणाचल प्रदेश की एक एनजीओ है जिसका नाम है सिंगजुंग बगुंग कम्युनिटी रिजर्व को जो है वो दिया गया है। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2018 मिला है ओल्का टोकरजुक को, जो कि पोलैंड की हैं, और इनका उपन्यास जो है जिसको दिया गया है वो है फाइट्स। ठीक है, फ्लाइट्स को जो है उपन्यास इनका है उसके लिए दिया गया है। गुवाहाटी जो रेलवे स्टेशन है वो भारत का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन है। नेस्कॉम ने हाल ही में चीन के गुआंग में दूसरा केंद्र बनाया, और पहला जो है वो है डालियान में। इसराइल के यरूशलेम में दूतावास बनाया हाल ही में, वो जो कंट्री है वो है पराग्वे। इससे पहले अमेरिका ग्वाटेमाला बना चुके हैं। पराग्वे जो है वो ऐसा करने वाला तीसरा देश है। हम छू लेंगे आसमान, ये योजना मध्य प्रदेश की है, और इसमें विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना, 12th के बाद उन्हें क्या करना है, डॉक्टर इंजीनियर क्या बनना है, तो वो सारी की सारी मध्य प्रदेश सरकार जो है उनका मार्गदर्शन करेगी। सगुन योजना, इसकी शुरुआत जो है की गई है हरियाणा में। इनको क्या है कि 2.5 लाख रुपए देंगे ऐसे व्यक्ति को जो अंतर जातीय विवाह करेगा उनके लिए। ठीक है, तो हरियाणा स्टेट के द्वारा इसको शुरुआत की गई है। पाकल दुल पन बिजली परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू की गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और चिनाब की एक सहायक नदी है मरुशदर नदी, इस पर जो है इसको बनाया गया है। पतरातू सुपर थर्मल पावर जो है प्लांट झारखंड के रायगढ़ में स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो जो है वो चेन्नई में है। उसके बाद 5वां भारत CLMB व्यवसाय सम्मेलन। ये CLMB क्या है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। ठीक है, तो इनको जो CLMB को एक साथ ही काउंट किया जाता है। तो 5वां भारत और CLMB व्यवसाय जो है वो हुआ था नोम्पे, कंबोडिया में। अगला है लेशांग गांव। लेशांग गांव क्यों इंपॉर्टेंट है, मणिपुर का एक ऐसा गांव है जो देश का अंतिम गांव है जो विद्युतीकरण हुआ है। ठीक है, इसका सबसे लास्ट में जो है विद्युतीकरण किया गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, लेशांग गांव पूछा सकता है मणिपुर का। मणिपुर 2-3 चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आगे बताऊंगा। एक तो यही हो गया, साथ में कृष्णा सर्किट। तो पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन के लिए 15 जो है इससे सर्किट का निर्माण किया गया है, कृष्णा सर्किट का। तो इंपॉर्टेंट ये है, पहले तो ये जिस तरह के सर्किट्स बने, कई ऊपर जैसे राम सर्किट बनाया गया, बुद्ध सर्किट बनाया गया, सूफी सर्किट बनाया गया, तो कई सर्किट हैं। तो उसमें जो है इसको किसने बनाया, ये पर्यावरण मंत्रालय का है, स्वदेश दर्शन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो कृष्णा सर्किट में कहाँ है, उत्तर प्रदेश में किस किसको चुना गया है, मथुरा को, वृंदावन को, नंदगांव को, गोकुल को, बरसाना को और गोवर्धन को। ठीक है, गुजरात में चुना गया है द्वारका को, राजस्थान में नाथद्वारा, जयपुर और सीकर, राजस्थान और हरियाणा में कुरुक्षेत्र, उड़ीसा में पुरी को। तो ये तो आ गए कृष्णा सर्किट में। तो यूपी के इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। बुद्ध सर्किट 8 स्थान जो है चुने गए हैं, जिसमें भारत में है 7 और नेपाल में है 1। नेपाल में कौन सा है, लुम्बिनी। और भारत में कौन सा, सारनाथ, संकीसा, राजगृह, बोधगया, श्रावस्ती, कुशीनगर और वैशाली को चुना गया। खोंगजुम जो दिवस है वो मणिपुर में, और 23 अप्रैल को मनाया गया एंग्लो मणिपुर युद्ध की जो स्मृति है उसके लिए जो है इसको याद किया गया। तो खोंगजुम दिवस किस राज्य ने मनाया, ये पूछा सकता है, तो याद रखना ये है मणिपुर। ठीक है, तो एक मणिपुर के 2 फैक्ट हमारे पास हो गए। अगला है चर्चित व्यक्ति। तो कुम्मानम राजशेखरन मिजोरम के जो है राज्यपाल बनाए गए हैं।
मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं रामलिंगम सुधाकर। भारतीय प्रेस परिषद के जो बनाए गए हैं वो हैं चंद्रमौली कुमार प्रसाद। ललित कला अकादमी के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं उत्तम पचहरने। उसके बाद इरडा जो बीमा न्यायिक प्राधिकरण है उसके जो हेड बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं सुभाष चंद्र खूंटिया को। आरबीआई के मुख्य वित्तीय जो अधिकारी हैं बनाए गए हैं सुधा बालकृष्ण को। सूचना कार्यालय का जो महानिदेशक बनाया गया है सितांशु कर को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सितांशु कर जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं राजेंद्र सिंह। ट्राइफेड का जो हेड बनाया गया वो बनाया गया रमेश चंद्र मीणा को। 1987 में ये बना था, जिसमें बताया आपको। वेनेजुएला का राष्ट्रपति जो है बने हैं निकोलस मादुरो। और आर्मेनिया के जो पीएम बने हैं वो बने हैं निकोल पाशिनियन। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको जो बाकी वीडियोस हैं वो उसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में जो बाकी वीडियोस होंगे उनका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।